नीट एग्जामिनेशन। तो अगर तुमने यहाँ पे आने का डिसीजन लिया है, ये मन बना लिया है कि तुम्हें इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो बेटा ये डिसीजन तुमसे बहुत कुछ डिमांड करता है। बेटा इस चीज के लिए अभी से ही तैयार हो जाओ। अब ये जो नीट एग्जामिनेशन है बेटा, ये कोई 2 महीने 6 महीने या फिर 7 महीने की गेम नहीं है, ये पूरे के पूरे तुमसे 2 साल डिमांड करता है। अभी 2026 में तुम 11th में एंटर हुए, 2027 में बेटा तुम 12th में एंटर होगे, उसके बाद 2028 में तुम इस एग्जाम को दे पाओगे। तो बेटा ये 2 साल तुम्हारी लाइफ के बहुत ज्यादा क्रूशियल ईयर्स रहने वाले हैं, और अगर तुम ये सारी चीजें अपने माइंड में फिट करके यहाँ से चलोगे तो तुम्हारी पूरी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब ये एग्जाम तुमसे डिमांड करता है तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी ऑनेस्टी और साथ के साथ बहुत सारे सैक्रिफाइसेस। इसके बिना ये एग्जामिनेशन बेटा पॉसिबल नहीं है। तुम सोचोगे कितना हार्ड वर्क हो जाएगा, हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, बीच बीच में क्लासेस देख लेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, कोई बात नहीं एग्जाम है हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये बहुत बहुत कंपटीशन जो है ना, अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो में कितना हाई इस एग्जामिनेशन का रहता है। तो ठीक है मैम, हमने माइंड तो बना लिया है, हम यहाँ पे आ भी गए हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता, और बिना रास्ते के हम भटकने के चांसेस जो है हमारे वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैम एक रोड मैप जो है वो क्या रहने वाला है कि कंप्लीट हमें गाइड कर दे कि ऐसे ऐसे आपको हर एक सीढ़ी चढ़नी है, और उस सीढ़ी के एंड में हमारी डेस्टिनेशन, हमारा गोल जो है वहां पे आपको नजर आ जाएगा, और उसको हम अचीव कर लेंगे। तो बेटा रोड मैप जो है ना बिल्कुल तुम्हारे गोल के लिए, वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि क्या तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है, तुम उसको कितने अच्छे से समझते हो? तुम उसको समझते हो, तुम्हें उसके बारे में सब पता है, या तो सिर्फ तुमने बना लिया कि हाँ मुझे तो नीट एग्जाम देना है, मेरा तो डॉक्टर बनने का सपना है? बेटा सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, हमें हर एक सीढ़ी को चढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट बेटा क्या आ जाता है, जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, कि तुम्हें तुम्हारे एग्जामिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बेटा अंडरस्टैंड द एग्जाम। अब हमारा एग्जाम क्या है, हमारा एग्जामिनेशन है, दैट इज नीट। तो हमें इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीट एग्जामिनेशन है क्या। देखिए नीट हमारा जो एग्जामिनेशन रहता है बेटा, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी हमारे मेडिकल यूजी कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए हम इस एग्जामिनेशन को देते हैं। अब जितने भी आपके प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं, पहले क्या होता था बेटा, जैसे एम्स है उसका अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, और एआईपीएमटी का एग्जाम रहता था, जो कि अदर मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता था, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अलग एग्जाम रहते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, सभी एग्जाम को मर्ज करके एक ही एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाता है बाय एनडीए। नीट जो है वो एनडीए यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, और ये साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, वंस अ ईयर होने वाला एग्जाम है, साल में एक ही बार होगा। और इस एग्जाम के बाद आप यूजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए बेटा एलिजिबल हो जाते हो। अब मैम ये जो नीट एग्जामिनेशन है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू बेटा एमबीबीएस की सीट्स, अगर मैं बात करूं इसके थ्रू एमबीबीएस की सीट्स जो है वो आपकी 1,29,000 के अराउंड रहती है। ठीक है, इतनी सीट्स जो है ये नीट एग्जामिनेशन आपको ऑफर करता है कि जितने भी आपके इंडिया में बेसिकली कॉलेजेस हैं उसमें, और ये दोनों प्राइवेट और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दोनों का कंबाइंड डेटा है, जिसमें से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 56,000 से 63,000 जो है वो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स इतनी आपको रहती हैं। अब सोचिए कि आपको कितनी सी सीट्स के लिए बेटा कंप्लीट करना है। और अगर मैं रिसेंट डेटा की बेटा बात करूं तो 2025 का ये डेटा है, 2025 की अगर हम बात करें तो अराउंड 22.7 लाख स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड अप्रॉक्स 20.8 लाख स्टूडेंट्स जो है उन्होंने वो अपीयर किए इस एग्जाम के लिए। तो तुम कंपटीशन का लेवल यहां से सोच लो कि तुम्हारा कंपटीशन जो है वो कितना ज्यादा है। अब इस एग्जाम को तुम अगर हल्के में ले लो, मैं इसी पॉइंट पे तुमसे स्टार्टिंग से बात कर रही हूं कि पहले एग्जाम को समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसकी वेटेज को समझो। अब मैम हमें जो है, अगर हमें इस वाली कैटेगरी में आना है, हमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तुम्हें बहुत ही नॉमिनल फी में 5 साल की एमबीबीएस करवा दी जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे चूक गए ना तो तुम बहुत सारे से बच्चे हैं जो कि क्यों बच्चे ड्रॉप लेके बार-बार प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हर कोई वो इतनी बड़ी महंगी फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, बार-बार मेहनत करते हैं, हमें फाइट करते हैं कि हमें इसी लिस्ट में आना है, इन कुछ हजार बच्चों की लिस्ट में आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, जिसमें से भी प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज हमारा एम्स रहता है। तो एम्स की अगर हम बात करें तो पूरे ऑल इंडिया में बेटा 25 टोटल एम्स हैं, जिसमें से 20 जो है वही फंक्शनल है। देख लो कि 20 फंक्शनल एम्स जो है वो तुम्हारे हैं, और इन 20 फंक्शनल एम्स में से करीब यहाँ पे 2257 सीट्स जो है वो तुम्हारी मेडिकल सीट्स एमबीबीएस की रहती है। तो तुम कंपटीशन का लेवल जो है ना वो यहाँ से पता लगा सकते हो, इस पूरे डेटा से पता लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन है, कितनी तुम्हारी प्रिपरेशन है, और तुम्हें किस माइंडसेट के साथ इस एग्जाम के लिए अप्रोच करना है। अभी तो तुम क्वालिफिकेशन का तुम अभी छोड़ो, अभी तो तुम अपीयर 2 साल बाद होगे, लेकिन स्टार्ट तुम्हें आज से करना है, तो माइंडसेट तुम्हें आज ही बनाना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है 2 साल बाद बनाएंगे तो बेटा नहीं होने वाला। अब थोड़ा सा बेटा हम इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है बेटा, जैसे ही तुम यहाँ पे क्लास 11th में एंटर होगे, तो मैंने बोला ना तुम्हें ट्रांजिशन स्टेज तुम्हारी थी, ट्रांजिशन स्टेज के बाद तुम्हारी ऑप्शन आ गई, ऑप्शन में तुम्हें चूज करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगी, ऑप्शन ऑलरेडी दी थी। अगर नीट के लिए डिसीजन बना लिया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा पीसीबी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। अब एग्जाम पैटर्न जो है वो हमारा ऐसा ही रहता है, जिसमें आपके फिजिक्स से कितने सवाल आते हैं, फिजिक्स से मैम मेरे यहाँ पे 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से मैम मेरे यहाँ पे 45 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी से मेरे यहाँ पे 90 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है मैम? एक क्वेश्चन आपको +4 दे जाता है अगर वो क्वेश्चन सही है, और वही क्वेश्चन आपको -1 दे जाता है अगर वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो यहाँ से इस एग्जाम के बारे में हमें एक और बात पता चलती है कि इस एग्जाम में बेटा नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे कोई तुक्के का खेल नहीं होगा कि हाँ ठीक है ना, यहाँ पे A टिक कर दिया, यहाँ पे B टिक कर दिया, कोई ना कोई तो तुक्का लग ही जाएगा। ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन तुम्हें मैं बता चुकी हूँ कितना है, किस लेवल का है। तो यहाँ पे पैटर्न बेटा ऐसा रहता है कि +4 तुम्हें सही क्वेश्चन पे मिलेंगे और -1 हो जाएगा अगर तुमने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया। तो टोटल यहाँ पे 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स पोर्शन रहता है, सेम 180 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री रहता है, एंड 360 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी का पोर्शन रहता है। ओवर एंड ओवर टोटल अगर मैं बोलूं तो 720 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जामिनेशन रहता है। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, कंपटीशन इतना हाई है कि जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर है, वो 720 में से 720 स्कोर करते हैं। तो अब तुम ये सोच के चलो कि टफ एग्जाम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है कि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन बेटा टॉप नॉच रखनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो ये पूरी की पूरी एक डिटेल थी कि नीट एग्जामिनेशन को हमें समझना है कि क्या होता है, तो ये आपका नीट एग्जामिनेशन रहता है। अब मैम ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमने एग्जाम को भी समझ लिया, पहली सीढ़ी मैम हमने यहाँ पे कर ली। अब दूसरी सीढ़ी तुम्हारी क्या है? दूसरी सीढ़ी तुम्हारी जहां पे तुम बेटा आए हो, दैट इज योर क्लास 11th।
और इस क्लास को ना बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है ना, ये छोटी मोटी क्लास है, अभी तो बोर्ड भी नहीं है, 12th में बोर्ड आएंगे निकल जाएगा, है ना, 12th के बाद देखेंगे, अभी करियर 12th के बाद बनाना है, तब जाके सोचेंगे क्या करना है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं। और जो मैं तुम्हें डेटा बता रही थी ना कि 1,29,000 सीट्स ही है टोटल नीट के थ्रू, ठीक है, थोड़ा सा वो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो मैं तुम्हें मिला के बता रही हूँ, ठीक है। तो वो कंपटीशन जो है ना, वो कितने लाख बच्चे क्लियर कर रहे हैं, वहीं तक पहुंच पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाकी जो है उस क्लास को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज अभी यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि जो क्लास 11th है वो तुम्हारा यहाँ पे बेस रहने वाला है। किस चीज का बेस? नीट का बेस। क्योंकि नीट में खाली 12th नहीं आएगी, नीट में तुम्हारी क्लास 11th प्लस क्लास 12th दोनों क्लासेस पूछी जाएंगी। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सोचोगे कि क्लास 12th में देखेंगे, क्लास 12th के बाद देखेंगे, बेटा वो बाद फिर कभी भी नहीं आएगा। तो क्लास 11th के साथ तुम्हें यहाँ से ही तुम्हें अपना माइंड सेट करके यहाँ से ही तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच रखना पड़ेगा और यहीं से तुम्हें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज फॉर नीट। अब मैम ठीक है, हम नीट के लिए प्रिपेयर करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैम हमने तो 11th में एंड में जाके सब्जेक्टिव एग्जाम भी देने हैं, हमारे तो स्कूल के एग्जाम होंगे, हमें तो उसके भी अपीयर होना है। तो मैम आप तो बोल रहे हो नीट की प्रिपरेशन कर लो, हम दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो बहुत ही कॉमन यहाँ पे तुम्हारा दूसरा डाउट आता है। और तुम्हारा दूसरा डाउट क्या है कि हम मैम हाउ टू बैलेंस सब्जेक्टिव या फिर जो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में यहाँ पे बोल सकती हूँ, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन विद नीट। कि मैम हम तो स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करेंगे, हम तो नीट की प्रिपरेशन भी करेंगे, दो एग्जाम की हम साथ में कैसे कर सकते हैं। तो जब भी तुम ये क्वेश्चन पूछते हो, उस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज बेटा छुपा है और वो तुम्हें भी पता है कि तुम कितना बड़ा एक्सक्यूज दे रहे हो। और यहाँ पे ये एक्सक्यूज जब तुम देने आ जाते हो ना, मतलब तुम खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हो, तुम इस 2 साल की जो जर्नी है उसके साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं, क्लास 11 और तुम्हारा नीट जो है उसका सिलेबस डिफरेंट नहीं है। और अगर तुमने नीट की प्रिपरेशन कर ली तो भाई 11th के जो तुम्हारे सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा वो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक चीज बेटा गलत करते हैं, वो ये है कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उस पे फोकस नहीं करते। फोकस किस पे करते हैं? क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फोकस क्वेश्चन पे करते हैं, कॉन्सेप्ट पे नहीं करते। अब मान लो मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट से चाहे मेरे से एमसीक्यू पूछ लो, ऑब्जेक्टिव पूछ लो, चाहे मेरे से उससे 10 पेजेस लिखवा लो, 10 लाइंस लिखवा लो, अगर मेरे माइंड में वो कॉन्सेप्ट छपा हुआ है तो मैं क्वेश्चन गलत ही नहीं करूंगी, चाहे मेरे से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ लो। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मैम हमारा स्कूल एग्जामिनेशन जहां पे हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव और ये नीट एग्जामिनेशन जहां पे ऑब्जेक्टिव वाला पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, हम दोनों को बैलेंस कैसे करें? बेटा बैलेंस ऐसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा चीजें सेम है, तुम्हारा सिलेबस सेम है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारा एक्सक्यूज है, ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सीढ़ी जो है, जो तुम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो ना, ये सारी चीजें तुम्हारी फाउंडेशन, तुम्हारी जो बेसिकली बेसिक्स है, जो तुम्हारी फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। और 2 साल के बाद बेटा अगर तुम यहाँ से सीरियस हो गए ना तो तुम्हें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये मैं तुम्हें आज यहीं पे बोल रही हूँ। अब तीसरी बात आ जाती है कि मैम ठीक है हमने ये सब कर लिया। तीसरी बात आ जाती है जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट इज कि एक सिंगल सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। तो वो गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें बेटा प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटाइज ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी का क्या मतलब है, जितने भी का मतलब है फिजिक्स, जितने भी का मतलब है केमिस्ट्री और जितने भी का मतलब है दैट इज बायोलॉजी। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बायो इजी लगती है, बायो पढ़ लेते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमें टफ लगते हैं तो वो हम छोड़ देते हैं। ऐसा करोगे तो वहां पे जो सीट्स है ना, जो तुम्हारी सीट तुम सोच रहे हो कि ये सीट तो मैंने आज फिक्स कर लिया, ये तो मैं बिल्कुल लेके ही रहूंगी, बेटा वहां से तुम्हारी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो कभी भी ये नहीं करना है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दी और हर एक सब्जेक्ट को, हर एक, ये 3 पिलर्स हैं नीट के, एक भी डगमगाया तो तुम्हारा जो गोल है वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है उसमें तुम लड़खड़ा के गिर जाओगे। तो हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रायोरिटाइज किसी सब्जेक्ट को नहीं करना है, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल। हाँ ठीक है, कोई हमें इजी लगता है, कोई सब्जेक्ट हमें टफ लगता है, लेकिन प्रैक्टिस टफ वाले की ज्यादा कर लो यार। जो तुम्हें इजी लगता है उसकी कम प्रैक्टिस कर लो, जो तुम्हें टफ लगता है उसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, लेकिन स्किप कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना तुम्हें हर एक चीज है। तो ये सारी चीजें जो है ये तुम्हारी प्रॉपर रोड मैप है कि तुम्हें 1 बाय 1 कैसे अपनी चीजों को, अपने शेड्यूल को कैसे फ्रेम करना है। अब ये सब हो गया, लेकिन हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने सब कुछ कर लिया, हमें रोड मैप भी पता है, लेकिन मैम हमें हर एक दिन का प्रॉपर एक शेड्यूल बना के दो कि हम कैसे कैसे चीजों को आगे फंक्शन करें, कैसे कैसे चीजों को आगे लेके जाएं। बेटा देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे, तुम में से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि डमी स्कूल कर रहे हैं, जो कि स्कूल गोइंग नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जितने भी चाहे तुम स्कूल गोइंग हो या तुम स्कूल गोइंग नहीं हो, ये सारी चीजें दोनों के लिए आपकी कॉमन रहने वाली है। जो तुम्हारी लाइव क्लासेस है, ठीक है, जो भी तुम्हारी लाइव क्लासेस है वो तुमने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब लाइव क्लासेस क्यों मिस नहीं करनी है? एक तो आप वहां पे अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट को बेटा उसी टाइम क्लियर करवा सकते हो, आप अपने डाउट को क्लियर कर रहे हो, उसके साथ नेक्स्ट कांसेप्ट में मूव कर रहे हो, तो आपकी जो बेसिकली क्लैरिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी और कांसेप्ट पे जो कमांड है वो भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो लाइव क्लासेस जो है वो हमेशा बेटर होती है देन रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरा ये हो जाता है कि लाइव क्लासेस को मिस करके आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो और हमें बहुत इजी लगता है कि कोई बात नहीं, 2 दिन मिस किए, 3 दिन मिस किए, वीकेंड आएगा तब जाके हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वीकेंड जो है यहाँ घूमने जाना है, यहाँ चलो फैमिली फंक्शन है, तो वो सारी चीजों में हम उलझे हुए रहते हैं और यहाँ पे हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है जो कि एंड में जाके फिर हमें प्रॉब्लम देता है। तो हमें लाइव क्लासेस तो डेली अटेंड करनी है। मैं उसके बाद लाइव क्लासेस के बाद बेटा आपको मिलती है डेली प्रॉब्लम्स हो गया है ना, तो डीपीपी मिलती है। वो हमारी सोच लो, जैसे कि एक होता है कि हमें खाना खाना है यार, खाना है, ये तो मतलब फिक्स है कि डेली करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खाना स्किप किया हो, चलो दिन को पास कर लिया, रात को तो खाते ही हो ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ पूरा दिन खाए नहीं, कुछ बिल्कुल स्किप कर लिया, भूल गए। तो वैसे ही तुम अपने जहन में बसा लो कि जैसे ही लाइव क्लास हुई हमें डीपीपी सॉल्व करनी है, तो मतलब करनी ही है, दैट इज मतलब उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये तुमने जब सोच लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है दैट इज होमवर्क। और होमवर्क जो है वो तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चंस फॉर्म में दिया जाता है कि जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके आने हैं। तो होमवर्क को होमवर्क की तरह करना है, ऐसा नहीं करना है जो हम बचपन में करते हैं कि हाँ अगले दिन क्लास में टीचर पूछे कि होमवर्क क्या है तो बस हम चुपचाप बैठे हुए। तो ये अगर तुम यहाँ पे खुद की परिचय करोगे तो मतलब तुम खुद के साथ बेटा धोखा कर रहे हो, जो कि हमें नहीं करना है। तो हमें ये सारी चीजें सीक्वेंस में करनी है। उसके बाद हम आपने बोला हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद हम जब नेक्स्ट लाइव क्लास में आएंगे तो क्या हम डायरेक्ट आ जाए, सीधे हम लाइव क्लास में आ जाए? नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हम करेंगे रिवीजन, और जो कि मैं बोल सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट की आपकी रहने वाली है आपके इस नीट की जर्नी में। अगर आप रिवीजन करके नेक्स्ट लाइव क्लास में बेटा नहीं आ रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसको कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप मेमोराइज कर पा रहे हो वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा जब भी नेक्स्ट क्लास में करना है हमेशा रिवाइज करके एंटर करना है। अब उसके साथ और क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है, उसके साथ बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं तुम्हारे टेस्ट। तो जो भी टेस्ट है ना वो तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यही टेस्ट बताते हैं कि तुम कहां पे बेटा लैग कर रहे हो, कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे तुम्हें इंप्रूवमेंट की नीड है, और उन पॉइंट्स पे इंप्रूवमेंट करके तुम अपना गोल जो है उसको अचीव कर पाओगे। तो जब तक तुम्हें गलतियों का पता ही नहीं चलेगा तो तुम उनको
सुधारोगे कैसे? तो टेस्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं और टेस्ट की जो इवैल्यूएशन है वो तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की नीड है और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। और द्रोणा नीट बैच में आपको यही स्ट्रक्चर जो है वो बेटा दिया जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से तुम्हें यहाँ पे पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस में, और यही तुम्हारी लाइव क्लासेस डीपीटीज उसके बाद मॉड्यूल जो है वो बन रहे हैं, तो उसमें तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ रिवीजन और टेस्ट जो है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें वो डेली के डेली जो है जब भी तुम्हारे टेस्ट होंगे या रिवीजन तो डेली करना, जब भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट तुम्हें वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर तुमने ये सब कर लिया ना तो फिर मतलब मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी बेटा कि ये अगर तुमने अपने पूरी की पूरी दिनचर्या में पूरी रूटीन में ये सारी चीजें इंकलकेट कर ली और इतनी सीरियसनेस के साथ इतनी डिसिप्लिन के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो ना, फिर नीट एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं है। फिर जो 63,000 जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। फिर 2200 जो 57 एम्स की सीट्स हैं वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। उन सीट में से एक सीट तुम्हारी पक्का सिक्योर हो सकती है, लेकिन बशर्त है तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहो और खुद के साथ बिल्कुल डिसिप्लिन होकर तुम इस पूरी की पूरी जर्नी में जुड़ जाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।